हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए समाज शास्त्र के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी ज़रूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 15 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम 14 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जितने भी लोग एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विद्वान ने किसकी गतिशीलता व्यक्त करने के लिए संस्कृतिकरण का उपयोग किया। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि विद्वान ने किसकी गतिशीलता व्यक्त करने के लिए संस्कृतिकरण का उपयोग किया। वर्ग की गतिशीलता, जाति की गतिशीलता, जाति व वर्ग दोनों की गतिशीलता, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि विद्वान ने जाति व वर्ग दोनों की गतिशीलता व्यक्त करने के लिए संस्कृतिकरण का उपयोग किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है। हस्तशिल्प का विकास, बड़ी मात्रा में उत्पादन, व्यक्तिगत लाभ की प्रवृत्ति, या नई प्रौद्योगिकी का उपयोग। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि हस्तशिल्प का विकास यह दशा औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। पीएच प्रभु, केएम कपाड़िया, या इरावती कौरबे, या एमएन श्रीनिवास। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि एमएन श्रीनिवास ने भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सी एक दशा उपनिवेशवाद का परिणाम है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सी एक दशा उपनिवेशवाद का परिणाम है। समाज सुधार आंदोलन का प्रारंभ, परिवहन के साधनों का आरंभ, वैज्ञानिक शिक्षा का आरंभ, या धर्मांतरण का आरंभ। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में वैज्ञानिक शिक्षा का आरंभ यह दशा उपनिवेशवाद का परिणाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में नगरीकरण का परिणाम नहीं है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में नगरीकरण का परिणाम नहीं है। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अनौपचारिक संबंधों में वृद्धि यह दशा भारत में नगरीकरण का परिणाम नहीं है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, उपनिवेशवाद किस दशा का परिणाम है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि उपनिवेशवाद किस दशा का परिणाम है। साम्यवाद, समाजवाद, साम्राज्यवाद, या प्रजातिवाद। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद दशा का परिणाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, या ये सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप
नगरों में ये सभी प्रदूषण उत्पन्न होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत के निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड या मध्य प्रदेश। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, वर्ग व्यवस्था का परिणाम है। इस प्रश्न की तरफ पूछा जा रहा है कि वर्ग व्यवस्था का क्या परिणाम है। सामाजिक संघर्ष का, बेरोजगारी का, वर्ण व्यवस्था का या औद्योगिकीकरण का। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वर्ग व्यवस्था औद्योगिकीकरण का परिणाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म न होना या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता इनमें से सभी अर्थ हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। इस प्रश्न की तरफ पूछा जा रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई। 1950, 1951, 1952 या 1954। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में पंचवर्षीय योजना वर्ष 1952 में आरंभ की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में निम्नलिखित में से कौन सा मत प्रस्तुत किया है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में जाति व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है यह मत प्रस्तुत किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षीकरण भारत में किसे प्रभावित करती है। हिंदू को, मुस्लिम को, आदिवासी को या सभी नागरिकों को। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षीकरण भारत में आदिवासी को प्रभावित करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, दहेज उन्मूलन संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ। 1975, 1984, 1990 या 1961। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दहेज उन्मूलन संशोधन अधिनियम वर्ष 1961 में पारित हुआ। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, शारदा एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। 1928, 1929, 1930 या 1931। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि शारदा एक्ट वर्ष 1929 को पारित किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारण भारतीय नारियों की स्थिति में सुधार के लिए उत्तरदायी है। संवैधानिक सुविधाएं, शिक्षा का प्रसार, अंतर्जातीय विवाह या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी कारण भारतीय नारियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए उत्तरदायी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम कब पारित हुआ। 1953, 1954, 1955 या 1956। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अस्पृश्यता अधिनियम वर्ष 1955 को पारित हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर किसने सर्वप्रमुख कार्य किया। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर उपयुक्त सभी ने सर्वप्रमुख कार्य किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष स्त्रियों को अपने पति से भरण पोषण की राशि
प्राप्त करने का अधिकार दिया गया? 1936 ईस्वी, 1946 ईस्वी, 1956 ईस्वी या 1966 ईस्वी? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वर्ष 1946 ईस्वी को स्त्रियों को अपने पति से भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, आर्थिक शोषण के विरुद्ध स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए समान वेतन अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1974, सन 1976, सन 1978 या सन 1980? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आर्थिक शोषण के विरुद्ध स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए समान वेतन अधिनियम सन 1976 को पारित हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, भारत के लिए खतरनाक है सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, जातीयता या सभी? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत के लिए ये सभी खतरनाक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन का क्या तात्पर्य है? सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, सामाजिक समूहों में परिवर्तन, सामाजिक अंतःक्रिया में परिवर्तन या उपयुक्त सभी? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? 1930, 1931, 1938 या 1933? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि डेंजरस ड्रग्स एक्ट वर्ष 1930 में पारित किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कहाँ लागू हुआ? स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या उपयुक्त सभी? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मध्याह्न भोजन जो है वो स्कूल में लागू हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।